नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज हम निबंध पर बातचीत करने जा रहे हैं। पीसीएस और आईएएस की परीक्षा में विशेष तौर से निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और बहुत कम बच्चे होते हैं जो इस पर ध्यान देते हैं या पहले से प्रैक्टिस करते रहते हैं। और अगर आप नंबरों का अंतर देखें तो बहुत अधिक अंतर निबंधों में रहता है। तो आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं आईएएस 2021 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें जो निबंध आए हैं, ताकि आगे की परीक्षा के लिए विद्यार्थी स्वयं को तैयार कर सके। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बहुत अच्छी अपना अनुभव बताया है और उन्होंने ये कहा कि एक बार उन्होंने बच्चों को काम दिया और बच्चों को ये काम दिया कि तुम्हें जो चीज सबसे प्यारी लगती है उसका चित्र बनाओ। अब सब बच्चे चित्र बना रहे थे, कोई माँ का चित्र बना रहा था, कोई पिता का, कोई भाई का, जिसको जो अच्छा लग रहा था उसका चित्र बना रहा था। एक बच्चा चुपचाप बैठा था। तो टैगोर पहुंचे और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों नहीं बना रहे कुछ, क्या तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता? तो बच्चे ने जवाब दिया कि जो चीज मुझे सबसे प्यारी लगती है मैं उसका चित्र कैसे बनाऊं। तो टैगोर जी ने पूछा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? तो उन्होंने कहा कि मुझे सबसे अच्छा छुट्टी लगती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है, घंटे बजता, छुट्टी हो जाती है, तो मुझे सबसे अच्छा लगता है पूरा। तो यही बात है अमूर्तता में। इस बार आईएएस के 8 निबंध फिलोसफिकल नहीं है, बल्कि वो अमूर्त विषयों से पूछे गए हैं। यद्यपि अलग बात है कि हर विषय में कुछ ऐसी गुंजाइश रहती है कि हम उन चीजों के बारे में विचार करें, चिंतन करें, तो सीधे जिसकी मूर्ति ना बनाई जा सके, जिसका स्पष्ट चित्र ना बनाई जा सके, बल्कि उसको आपके विचारों में लाया जा सके, आप उसके बारे में सोच सकें, तो वो चीजें अमूर्त कहलाती हैं। तो इसी तरह से इस बार का जो निबंध है आईएएस 2021 में जो निबंध पूछे गए हैं उसमें 8 निबंध आपके अमूर्त हैं। ऐसे विषय हैं जिस पर आप तथ्यात्मक ढंग से बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको उस पूरे चिंतन प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता है। तो एक दृष्टिकोण से इस तरह के निबंध आसान भी होते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, जिनको रटने की आदत है उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज हम लोग पूरे निबंधों पर अलग अलग चर्चा करेंगे, ताकि आपको निबंध लिखने में असुविधा ना हो। जाहिर सी बात है कि ये रोल मॉडल है निबंध, आगे रिपीट नहीं होंगे। जैसे इस बार भी 1-2 निबंध ऐसे हैं जो आगे विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं, लेकिन आपको एक तरीका पता चल जाएगा किस तरह के निबंध को करने का। और वास्तव में देखा जाए तो आपके जीएस की परीक्षा में आपकी तथ्यात्मक जानकारी, आपके सामान्य अध्ययन की जानकारी वो ले चुके रहते हैं, आपकी प्रतिभा को जान चुके रहते हैं। इसमें मुख्यतः होता है कि आप मौलिक ढंग से कैसे विचार कर सकते हैं। यद्यपि निबंध लेखन से जुड़ा एक इसके पहले जो YouTube पे वीडियो है वो कि निबंध लिखते समय उसके आदर्श लेखन शैली क्या होनी चाहिए, और अभी मैं एक दिन बाद वो भी वीडियो डाल दूंगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि निबंध के आंतरिक पक्ष क्या होते हैं, सृजनशीलता, प्रासंगिकता, इसके साथ साथ तार्किकता, इन सब विषयों को लेके। बहरहाल आज हम लोग केंद्रित करेंगे आज के विषय को कि किस तरह जो परीक्षा में निबंध आए हैं विशेषकर आईएएस 2021 में, उसको हम लोग समझते हैं। इसमें जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग देखें तो खंड आ और खंड बा में प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखने हैं, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 12 शब्दों के बीच होता है। पहले ऐसा होता था कि एक ही निबंध करना पड़ता था लगभग 2000 शब्दों में। अब उन्होंने अब उसको 2 खंडों में बांटा है और आप हर खंड से आपको एक एक निबंध करने होते हैं आईएएस के एग्जाम के लिए। हम लोग निबंध शुरू करें इससे पहले संक्षेप में 2 बातों को हम लोग यहां समझ सकते हैं। जब भी किसी भी निबंध को हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हमें 3 बातों को विशेष ध्यान देना होता है। यद्यपि शुरुआत में अगर मैं चर्चा करूं कि हम लोग इसके एक आंतरिक पक्ष और एक इसका वाय पक्ष होता है। आंतरिक पक्ष में जैसे मैंने बताया कि सृजनशीलता,
प्रासंगिकता, तार्किकता, इस तरह की बातें होती हैं जो उस विषय वस्तु के भीतर समाहित रहती हैं। दूसरी ओर वाय पक्ष के तौर पे मैं मानता हूं कि इसमें प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, फिर मूल विषय, फिर उसका विकास, फिर तुलना जो आप कहते हैं, और जो आपने लिखा है अगर उसकी कोई समीक्षा होनी है तो समीक्षा कर लिया, फिर निष्कर्ष। इस तरह आंतरिक और वाय पक्ष को मिलाकर पूरा निबंध लेखन किया जाता है। ये तो उसका मूल ढांचा है। इसके विस्तार से मैंने चर्चा की कि इसके पहले वाले वीडियो में आप वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं, और बाद में इससे संबंधित जल्दी मैं एक लेक्चर यूट्यूब पे डालूंगा। अब इसके बाद आप देखते हैं कि इसके साथ साथ जो हमें ध्यान रखना है वो रखना है, निबंध जब भी हम उसके बारे में सोचें कि कौन सा निबंध हमें चुनना है, तो उसमें जैसे भाषा होती है तो भाषा में शब्द होता है, अर्थ होता है और फिर व्याख्या होती है। ये सामान्य सा अर्थ है। मैं बहुत साहित्य के टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहा हूं, बस निबंध सॉल्व करने के लिए। तो निबंध में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं वो क्या है? ठीक, शब्द अलग अलग जो शब्द इस्तेमाल होंगे पहले उन पे ध्यान देना चाहिए। फिर शब्दों को मिलाकर जो वाक्य बन रहा है उसका अर्थ क्या हो रहा है। अलग अलग शब्द हैं, पहले शब्दों पे देखना पड़ेगा, फिर शब्दों को मिला के पूरा जो अर्थ बन रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। फिर जब ये दोनों चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तब हम इसके आधार पर व्याख्या करते हैं। आगे जो निबंध होने वाले हैं उसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि अच्छे निबंध के लिए आवश्यक है कि आप शब्द, जैसे कभी कभी इसे कीवर्ड भी कहते हैं, कि जो इस्तेमाल होते हैं, फिर उन शब्दों को मिला के वाक्य बनता है, वाक्य के अर्थ को देख लिया, और फिर उस आधार पर अलग अलग तरीके से जितनी व्याख्याएं हो सकती हैं वो कर सकते हैं। अर्थ और व्याख्या में सरल सा फर्क ये होता है कि अर्थ शब्दशः हो जाता है और जो व्याख्या होती है भाव वही बना रहेगा। आप 10 पन्ने लिखें, 20 पन्ने लिखें, तो व्याख्या कहते उसे हैं, इस शब्द और वाक्य का अर्थ वही रहेगा, उसको समझाने के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह आगे के निबंध में हम लोग यही करने जा रहे हैं। अब देखते हैं निबंध का। आत्मसंधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रूप से वाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। अब देखिए, रोचक निबंध है ये निबंध। अगर हम देखें तो अब क्या कह रहे हैं कि आत्मसंधान, अगर इसमें हम लोग अलग अलग शब्दों को देखें कि पहला शब्द आ रहा है जिसमें हम लोग कह सकते हैं आत्मसंधान है कि खुद को, मतलब खुद की खोज के बारे में है, कि प्रक्रिया हम लोग जो प्रोसेस करते रहते हैं। अब दूसरा है कि तकनीकी तौर पर वाह्य स्रोतों को सौंप दी गई है। इसका अर्थ क्या है कि अभी आपको जो खुद की खोज, पहले हमें यह स्पष्ट करना है कि आत्मसंधान क्या है, फिर कह सकते हैं कि वह वाह्य स्रोतों को किस तरह सौंपी गई है, इसको पूरे में बताना है, और फिर बाद में देखना है कि प्रक्रिया सही है कि नहीं सही। देखिए, एक फिल्म आई 2011-12 में, इंसेप्शन, इंग्लिश मूवी थी, हॉलीवुड की। उसमें वाय मतलब मशीन लगाकर व्यक्ति को सपनों में ले जाया जाता था, सपना वो देखता था, और सपनों में ले जाकर वो जिस तरह की दुनिया बनाना चाहता था वो खोजता था। उसी में सपनों में मशीन के आधार पर वो खुद को भी ढूंढता था कि मेरे में क्या कमी है। अपनी वास्तविकता की पहचान उसको तभी होती थी जब वो मशीन का प्रयोग करता था। इसी तरह उसी फिल्म में एक दृश्य आता है कि जिसमें नींद में आकर, कि अगर आपको अपने में अच्छी नींद सोने है तो आप आते हैं और आपको नींद की गोली दी जाती है, आप सोते हैं, और फिर इस तरह की प्रक्रिया आपके साथ की जाती है कि आप अपने बारे में जैसा स्वयं को जानना चाहें तो उस नींद की प्रक्रिया में जानते हैं। उसमें एक लाइन भी आता है, उसमें एक पात्र पूछता है कि यहां लोग सोने आते हैं, तो कहने नहीं, यहां पर जागने आते हैं और खुद को खोजने आते हैं। तो ये जो निबंध की प्रक्रिया है, इस निबंध की प्रक्रिया में हम लोग इसे अब इसी जो फिल्म में दिखाया गया है कि वाह्य स्रोतों पर सौंप दी गई है। अब हम लोग आते हैं कि यह दिखाना होगा कि अब वाह्य स्रोतों पर सौंप दी गई है,
ये संकेत क्या कह रहा है कि इसका मतलब जो पहले की जो प्रक्रिया थी वह बाह्य के बजाय वह आंतरिक थी। अब इसको हम लोग देखें। अब इस हिसाब से देखा जाए तो पहले इस तरह की चीजें थी, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अगर देखे स्वयं खुद को खोजो, ये लाइन प्राचीन दार्शनिक परंपरा में रही है। गौतम बुद्ध कहते थे स्वयं का दीपक बनो, स्वयं प्रकाशवान बनो। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है यह आंतरिक है, आपको खुद ही। और पुराने जमाने में या पहले के तरीके, आज तक जो तरीके बने हुए थे, उस समय जब आज खुद की खोज की जाती है तो उसमें जीवन से जुड़े मूलभूत प्रश्न जिसका संबंध खुद से भी है और फिर उसके बाद प्रकृति से भी हो जाता है। तो आत्मसंधान सिर्फ अपना आत्मसंधान नहीं है, अपने साथ साथ प्रकृति का भी आत्मसंधान होता है। इसमें हम लोग देखें तो जो मूल प्रश्न है स्वयं के, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ठीक, मेरा उद्देश्य क्या है, इस तरह क्या हो रहा है, स्वयं को जानना। हम इस प्रक्रिया में स्वयं को जान रहे हैं। और जब जैसे कहते हैं मेरा उद्देश्य क्या है, तो सामान्यतः हम प्रकृति से भी जुड़ जाते हैं, हम प्रकृति को भी खोजते हैं, क्योंकि मेरा अपना खुद का उद्देश्य आत्मसंधान दुनिया के आत्मसंधान से जुड़ा हुआ है। इसलिए पहले की जो प्रक्रिया थी उन प्रक्रियाओं को हम लोग देखें तो पहली प्रक्रिया आप देखें योग में मिलती है। वो जो योग के जो अष्टांग मार्ग हैं उसमें अलग अलग तरीके से, उसमें कोई वाजिब खुद आंतरिकता में जाना है। गौतम बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें भी कोई वाय साधन नहीं है, हमें जो है अपनी खुद की प्रक्रिया के द्वारा सीखना है। इसके लिए लोग तपस्या करना, ठीक, ध्यान करना और इस तरह की प्रक्रिया करते हैं। स्वयं के ज्ञान के लिए लगातार अध्ययन करते रहना उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये आता है। तो अभी तक जो प्रक्रिया रही है अपने स्वयं को खोज करने की, वो यही है कि आप आप सुन रहे हैं, श्रवण मनन करना और निधिध्यासन मतलब उस पर अभ्यास कर रहे हैं। इसमें आप स्वयं शामिल हैं, कोई तकनीक नहीं अभी अपनाई जाती रही है इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद। अब ये सवाल इससे थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। सवाल आगे इस तरह बढ़ रहा है कि अब ये जो प्रक्रिया हमारे आंतरिक रूप में थी, अब यह बाह्य रूप में आ रही है। यहां पर संदर्भ हम लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे अगर ओस्लो का आप देखें, ओस्लो का जो सिद्धांत है जीवन में हमें क्या क्या पाना चाहिए, तो उसमें आप देखेंगे कि उसका जो त्रिभुज है, उस त्रिभुज में अगर माने तो सबसे नीचे वो रोटी कपड़ा मकान है और सबसे ऊपर जाकर आत्मसिद्धि है। ओस्लो के सिद्धांत में कि आत्मसिद्धि अंतिम रूप में आता है, क्योंकि यह एक सबसे कठिन प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति जब मूलभूत चीजों से ऊपर उठते हुए जाता है तो अंतिम रूप से वो आत्मसिद्धि की ओर जाता है। तो जब हम कहते हैं कि जब अपनी खुद की व्याख्या में आत्मसिद्धि आत्मसंधान तब शुरू होता है जब मनुष्य को लगता है कि ये जो हमारे आसपास जो संसार है, यह संसार वास्तविक नहीं है, या इस संसार में रहते हुए भी मुझे स्वयं के बारे में जानना है, स्वयं की खोज करनी है, और यही शायद जीवन के अंतिम लक्ष्य के तौर पर वो परिभाषित करता है। इसलिए ओस्लो ने भी इसे कहा, गौतम बुद्ध हम लोगों ने भी चर्चा की, ठीक, शंकराचार्य, वेद उपनिषद, आप जहां भी जाएंगे ज्ञान की प्रक्रिया में यही मिलता है। इवन कि वेस्टर्न फिलॉसफी में सुकरात भी कहते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञानी वो जिसको अपनी अज्ञानता के बारे में पता हो। इसका अर्थ क्या है, स्वयं के बारे में अगर आपको जानकारी है तो फिर आप तभी जाकर वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया अभी तक जो अलग अलग उदाहरण हम लोगों ने देखा है, उन उदाहरणों में यह प्रक्रिया आंतरिक रूप में हो गई है। अब आते हैं, अब जहां पर निबंध का जो दूसरा हिस्सा है जो कह रहा है कि यह प्रक्रिया अब बाह्य स्रोतों पर आ गई है। तो पहली प्रक्रिया में
आपको उन परंपरागत तरीकों के बारे में चर्चा करनी होगी जिनके बारे में हम सामान्यतः पारंपरिक ढंग से सोचते आए हैं। ध्यान की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, भ्रमण की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। एक फिल्म आई अनटू द वाइल्ड, मतलब वो खुद की खोजनों में सब कुछ छोड़ के वो जंगल में चला जा रहा है, क्योंकि हॉलीवुड की फिल्म थी। भारतीय परंपरा में हिमालय की कंदराओं में लोग जा रहे हैं, खुद को खोजने जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसके बाद स्वयं को पहचान रहे हैं। इसलिए इन्हें गिने लोग या कुछ ही लोग आत्म सिद्धि तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये प्रारंभिक रूप में ये प्रक्रिया रहती है। अब आते हैं कि जो वर्तमान की प्रक्रिया, अब देखें खुद खोज की, इसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में भी बांट सकते हैं। अगर आप निबंध को अगर आपको विस्तारित करना है तो इसको अलग अलग। सबसे पहला आता है ज्ञान की प्रक्रिया। कोई खुद की खोजने की प्रक्रिया ज्ञान से शुरू होती है। तो अब ज्ञान के साधन, पहले भारतीय परंपरा में तो मनन था, आपने सुना, और एक परंपरा से दूसरे परंपरा पे आ रहे हैं। तो आज जो तकनीकी तौर पर आपको कुछ जानना है या कुछ अपने बारे में समझना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, लेकिन तकनीक के तौर पर यह किताबें, यह कह सकते हैं, दोनों को जोड़ के हम लोग कह सकते हैं कि एक तरह से इंटरनेट का उदाहरण दे सकते हैं। नॉलेज के फॉर्म में इसे हम कह सकते हैं। अपने शरीर के बारे में हमें कुछ जानना है, ये तो बाहर से हमने जानकारी लिया। आप देखते हैं हाथ में एक पट्टी सी बंधी रहती है जो आपको बताती है कितने दिन चले वो, कितने दिन गए। आपको अपने शरीर के बारे में कुछ जानना है तो भी है। जीन मैपिंग आपकी मदद करती है कि आपका भविष्य क्या होगा या कैसे होगा। यद्यपि पहले कुछ लोग कह सकते हैं कुंडली वगैरह का विचार था, लेकिन वो कारगर नहीं था। अब आपको ध्यान करना है, नींद आनी है, तो ध्यान के बहुत सारे ऐप आ गए हैं, आपको सुला सकते हैं। बहुत सारा, जैसे मैंने उस फिल्म के बारे में कह रहा था कि बहुत सारा तकनीक ऐसे आ रही है कि यदि आपको नींद नहीं आ रही है या फिर आप जीवन जगत के बारे में कुछ अनुभूत करना चाह रहे हैं, आप मान लो आप हिमालय नहीं जा सकते, तो हिमालय नहीं जा सकते तो ऐसी तकनीक आ रही है कि आपके मतलब जो 5 इंद्रियां हैं, उन 5 इंद्रियों से हम अनुभूत करते हैं। फिलोसफर हुए डेकार्ट ने आज से 500-600 साल पहले बहुत सरल ढंग से इस बात को बताया था कि 5 इंद्रियों के आधार जो अनुभूत करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उस अनुभूति के लेवल को बढ़ा दिया जाए या किन्हीं साधनों से आपको अनुभूत कराया जाए तो आप वास्तविकता में ना होते हुए भी वास्तविक अनुभूति कर सकते हैं। जैसे अब आप, ये तकनीक आ गई कि आपको एक मशीन दी जाएगी, आप आंख में रखेंगे और आपको हिमालय घूमना है तो आपको उसके द्वारा घुमाते हैं, और अनुभूत कराने के लिए भी अन्य चीजें हैं। तो अब आपके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप पूरी दुनिया का भ्रमण करें, खुद की खोज में पूरी करें। आप इन तकनीकों का सहारा ले सकते हैं। और यह जो तकनीकें हैं, यह तकनीकें मूलतः आपके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रही हैं। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तकनीकी है, जो आज का दौर है, यह दौर पूरी तरह से वाह्य साधनों पर डिपेंड हो गया है। इस दृष्टिकोण से अगर हम बातचीत करें तो सिद्ध होता है कि ये सब तकनीकों के माध्यम से अब खुद की खोज आसान हो गई। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण आने लगे हैं। अगर आप किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाइए, वो आपका कुछ टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद वो बता देगा। अब तो ऐसी मशीनें आ गई हैं कि वो आप किस तरह की आपकी रुचियां हैं, आपको किन तरह की बातों अच्छी लगती हैं, इसको वो मशीन के माध्यम से बता सकती हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी अब धीरे धीरे विकास हो चुका है। इसलिए वर्तमान में खुद की खोज करने के लिए, आत्मसिद्धि के लिए आपको बहुत ज्यादा अपने, ऐसा नहीं कि बहुत समय लगाना पड़े, आप वाह्य साधनों के आधार पर भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग इस तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि जब हम उसके आलोचनात्मक रूप को देखेंगे, तो उस आलोचनात्मक रूप को देखने का अर्थ यही होगा कि यह पूरी तरह से सही नहीं है। जो ऐसे में कहा गया ना कि हमने सौंप दी है, ऐसा नहीं है। अभी ये प्रारंभिक अवस्था में है। लेकिन हम जब खुद उस अभ्यास से गुजरते हैं, हम खुद अनुसंधान कर रहे हैं, उसके लिए पूरी जीवनचर्या बनाते हैं, उसकी दिनचर्या बनती है, तब जाके जो हमें अनुभूति होती है वो वाह्य तकनीकी साधनों से फिलहाल संभव नहीं लग रही है। इसलिए जैसे हमने कहा कि निबंध में आप अंत में
प्रस्तावना, पृष्ठभूमि बताते बताते लास्ट में उसमें आलोचना और निष्कर्ष भी आता है। तो आलोचना में ये देखना रहता है निबंध लिखते समय कि जो बातें प्रश्न में कही गई हैं उसमें कोई कमी है, अगर कमी है तो उस कमी को हम लोग बताएंगे जरूर, आलोचना, फिर फाइनली निष्कर्ष की ओर आएंगे। निष्कर्ष ये हो सकता है कि भाई कि आत्म अनुसंधान की खोज जारी रहेगी। और ये तो अब अच्छा, ये पॉजिटिव ये है कि वो तकनीक तो हमारे पास, वो चीजें हमारे पास थी जो हमारे अपनी थी, जो हमारे चिंतन मनन पर आधारित थी, लेकिन वाय तकनीक आने के बाद अब हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा आने वाले समय में कि हम आत्मसिद्धि को प्राप्त कर सके। अब आत्मसिद्धि, आत्म अनुसंधान कुछ ब्रिलियों का काम नहीं है, बल्कि ये सभी के काम में आती है। तो ये था पहला निबंध जिस पर हम लोगों ने बातचीत की। अब हम लोग दूसरे निबंध पर आते हैं और देखते हैं कि ये दूसरा बड़ा रोचक निबंध है। आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच को दर्शाती है, आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। संस्कार एकदम एक्यूरेट शब्द है जो यहां इस्तेमाल किया गया है। अब इसको समझे, इसको कि दो, हमें पहले तो शब्द है धारणा और सोच। पहली चीज ये है, ठीक, कि जो भी आप मेरे बारे में राय बना रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में, वो आपके जो धारणा पहले से बनी है, पूर्वाग्रह बना है, और उसी के आधार पर आपका जो व्यक्तित्व, जो सोच है, वो दर्शा रही है। दूसरे में, लेकिन मैं जो आपके रिएक्शन कर रहा हूं आपकी धारणा पर, वो मेरे अपने संस्कार है, मैं उसे कैसे रिएक्शन करूंगा। इस पूरे लाइन को एक छोटे उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक किताब है फ्रीडमैन की, वर्ल्ड इज फ्लैट, उसमें उन्होंने एक रोचक उदाहरण दिया है। विप्रो के मालिक अजीज प्रेम जी से एक सवाल पूछा गया कि आप जब देश का बंटवारा हो रहा था तो आप मुसलमान होने के बावजूद आप पाकिस्तान से आपके लोग भारत क्यों आ गए, और आप क्या फर्क देखते हो भारत और पाकिस्तान में। तो उन्होंने उस किताब में जो अच्छा जवाब दिया है, लिखा है कि ये प्रश्न मेरे बेटे ने जब मुझसे पूछा, अजीज प्रेम जी ने कहा, तो मैंने कहा कि देखिए, जब भी कोई पाकिस्तानी बच्चा जो वहाँ जो तरीका है, कोई अच्छा घर, सुंदर घर देखता है तो पहला विचार उसके मन में उठता है कि मैं इसे तोड़ दूंगा। ये धारणा, निगेटिव धारणा जो है, वो सोच को दर्शा रही। फिर कहते हैं उसका उल्टा, भारत में जब कोई अच्छा घर दिखता है तो भारतीय बच्चा कहता है मैं भी ऐसा सुंदर घर बनाऊंगा। तो ये देखिए, जो चार शब्द इसमें इस्तेमाल हुए हैं, जो उसके पुस्तक में जो उल्लिखित हैं, वो इस पूरे चारों शब्द को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं। अगर किसी की धारणा ये बन गई है कि कोई देश मेरा दुश्मन है, तो उस धारणा के आधार पर, वो पूर्वाग्रह है, जो सोच बताती है कि आपका जो एक्शन है, जो धारणा है, वो धारणा हमारे प्रति निगेटिव है। तो ये आपके सोच, आप उसकी धारणा समझ के, पूर्वाग्रह समझ के आप अंदाजा लगा लें क्या सोच लेंगे। लेकिन दूसरा जो रिएक्शन करता है, वह रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया करता है, वो जैसे उसके संस्कार हैं उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया कर सकता है। तो इस जो निबंध की जो भाषा है, इसे हम लोग इस शब्दों के आधार पर समझ सकते हैं। अगर इसकी व्याख्या करें तो इसमें हम लोग इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक ये है धारणा, सोच समझने के लिए, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, और फिर आता है संस्कार। धारणा का अर्थ यह है कि जिस ना कि जब एक लाइन है, ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो शुरू में व्यक्ति धारणा रहित होता है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो कल्चर का मामला हो, धर्म का मामला हो, किस तरह, लेकिन जो उसकी धारणा बनती है अन्य के बारे में, वह उसके जो आसपास परवरिश होती है, जो आसपास का वातावरण रहता है, उसके आधार पर उसकी एक हर किसी के प्रति एक धारणा या सोच बन जाती है, और जिसके आधार पर वह निर्णय करता है। और जब ये धारणा बनती है, तो धारणा कब बनती है? जब इस तरह के विचार उसमें रहते हैं। जब एक तरह के विचार
आ जाते हैं तो उसी तरह की धारणा बन जाती है। जैसे कहा जाता है किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका एक विचार होता है। अगर आप उसमें विचार आपने जिस तरह के भर दिए वैसे उसका व्यक्तित्व बन जाता है। अगर किसी मान लो कि अगर जो अजीज प्रेमजी उदाहरण लिया जाए, अगर पाकिस्तान के बच्चे में धारणा बना दी बचपन से लोगों ने कि भारत से बदला लेना है, भारत ने हमारे साथ अन्याय किया है, तो जैसे ही भारतीयों के बारे में धारणा बन जाती, भारतीयों की भी ऐसी धारणा बहुत हद तक देखी जाती है कि पाकिस्तान के बारे में कोई पाकिस्तान शब्द आते ही या वहां के नागरिक को शब्द आते ही एक हमारी सोच बन जाती है कि भारत विरोधी या भारत के दुश्मन देश है, और उसी आधार पर किसी पाकिस्तानी का नाम आते हुए भी एक तरह से एक हम डिफेंसिव मोड में आ जाते। तो धारणा क्या है? ये धारणा बनती है और फिर उसी के आधार पे हमारा एक विचार बन जाता है। ये तो पक्ष आता है, ये आपके परिवेश और उस वातावरण के आधार पर तय होता है। अब आता है, लेकिन किसी ने कोई धारणा बना दी, लेकिन जो आपका जो रिएक्शन रहेगा वो उसकी धारणा के अनुसार नहीं रहेगा। वो अब आप किस विषय में किस तरह निर्णय करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण प्रतिक्रिया और संस्कार का कि एक बार कहते हैं कि गौतम बुद्ध बैठे हुए थे और उनका शिष्य आनंद उनके साथ था। तब तक कोई एक प्रतिपक्षी या विरोधी बहुत गुस्से में आया और गुस्से में आने के बाद उन्होंने गौतम बुद्ध को उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, अब शब्द कहने शुरू किए। आनंद को सुनते सुनते गुस्सा आ गया और आनंद उससे झगड़ा कर बैठे और झगड़ा कर बैठ के उसको भगा दिया। जब वो लौट के आनंद आए तो देखा कि गौतम बुद्ध रो रहे थे, तो उन्होंने कहा लगता बहुत दुखी हो गया। तो आनंद ने उनको सांत्वना देते कहा चिंता मत कीजिए, ऐसे फालतू लोग हैं, अभी दोबारा नहीं आएंगे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं उस पे नहीं दुखी हूं, मैं तुम पे दुखी हूं कि तुम जो कि मेरे साथ लगातार बने हुए हो, तो तुम ऐसे कैसे रिएक्शन कर गए, तुमने उसको अपशब्द क्यों कहा। तो इसका जबकि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे संस्कार के अनुसार होनी थी। इसका अर्थ क्या था कि सामने वाला जैसा व्यवहार करे, अब प्रतिक्रिया में जब व्यवहार करते हैं, जब उसका रिएक्शन करते हैं, तो डिपेंड करता है कि हमारे जीवन के मूल्य कैसे हैं, हम जिन मूल्यों को मानते हैं, हम जिन तरह के नैतिक आदर्शों को मानते हैं, उस आधार पर हम रिएक्शन करते हैं। प्रतिक्रिया हम अपने अनुसार करते हैं, और अगर जो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, धारणा बनाता है, उसकी अपनी सोचे, हमारी प्रतिक्रिया हमारे संस्कारों के आधार पर होती है। तो इस तरह ये हमारा अपना निर्णय है। ये आता है जब सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है। इसका रोचक उदाहरण जैसे अगर महात्मा गांधी जी का देखें, गांधी जी ने कहा था, प्रतिक्रिया और संस्कार का अंतर देख सकते हैं। गांधी ने कहा था कोई मान लो कि एक गाल पर कोई झापड़ मारे, दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। ये गांधी जी या ईसा मसीह के इस कॉन्सेप्ट में आता है। ये उसका रिएक्शन है, भाई सामने वाला मार रहा है, ये उसका अपनी धारणा है, लेकिन जो मेरी प्रतिक्रिया मेरे संस्कार के अनुसार हो जाती है। रोचक बात अगर इसको देखें कि लगे रहो मुन्ना भाई MBBS में, यानी लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म में, संजय दत्त की फिल्म है, उसमें एक वही आता है कि एक झापड़ उसने मारा, कोई बात नहीं, जब दूसरा झापड़ उसे पड़ा तो उसने पलट के उसको मार दिया। और वहां वो लाइन भी आती है कि बापू ने ये तो कहा था कि एक गाल पे झापड़ मारे दूसरा गाल वापस कर दो, लेकिन जब दूसरे गाल पे कोई झापड़ मारे तो मैं क्या करूंगा, मैंने मार दिया। यह उस मुन्ना भाई के संस्कार थे, ये गांधी के तो हमारी जो प्रतिक्रिया वो हमारे संस्कार पे डिपेंड करती है। इस तरह जीवन में जो भी हम लोग आपस में व्यवहार कर रहे हैं, पूरा व्यवहार इन दो पर निर्भर करता है, दो चीजों पर। एक आपकी सोच और जिसका संबंध धारणा से है, और दूसरी प्रतिक्रिया और संस्कार से है। इबर्सन एक फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही है कि आप कोई व्यक्ति क्या सोचता है, इससे उसके एक्शन का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस दिशा में विचार कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी सोच ही हमारी धारणा को बना रही है। लेकिन फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा आता है, वो हिस्सा ये कह रहा है, जिसमें आपको संक्षेप में अलग अलग उदाहरण देके समझाए। कोई देखिए 1000 की शब्द सीमा रहती है, उसमें आप एक दो छोटी छोटी कथाओं का संक्षेप में ही आपको उल्लेख करना होता है, और फिर आपको अगर इसमें कोई कमी है इस स्टेटमेंट में, इसके आप रिएक्शन नहीं कर सकते, मतलब आप इसमें समीक्षात्मक नहीं हो सकते,
क्योंकि ये पूरी लाइन अपने आप में सत्य मानी जाती है और हमारे पूरे व्यवहार का हिस्सा है। हमारा जो एटीट्यूड बनता है, एथिक्स के 4th पेपर में इसको पढ़ाया भी जाता है विस्तार से, वह एटीट्यूड आपकी इस धारणा पर आधारित रहता है। इसीलिए एक ही विषय पर 2 लोगों का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह इसको हम लोग पहले शब्दों की व्याख्या करके इसे अलग अलग उदाहरणों के आधार पर समझ सकते हैं। तो यह दूसरा निबंध है। अब देखें, हम लोग अब तीसरे निबंध पर आते हैं। इच्छा रहित होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श यूटोपिया है, जबकि भौतिकता माया है। देखिए, जितने भी निबंध हम लोग देख रहे हैं, सभी निबंधों में कॉमन बात क्या आ रही है कि जो शब्द इसमें प्रयुक्त हो रहे हैं, उन शब्दों की व्याख्या करते ही आपके निबंध की रूपरेखा तय हो जाती है। और परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा निबंध हम चुने, जिससे कि हम उसको अच्छी तरह से लिख सके। तो मुझे लगता है कि जिस क्लास की शुरुआत है ना, कि आप शब्द को समझ पा रहे हैं और उसका अर्थ पता लगा पा रहे हैं। अगर ये 2 में आपने महारत हासिल कर ली, तो आप आसानी से उसकी व्याख्या के आधार पर आप निबंध का चुनाव कर सकते हो। और ये जो निबंध जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरे निबंध जो हैं, ये पूरी तरह से आपको उसमें से पूरे नहीं करने, उसमें से सिर्फ एक पहले वर्ग से और दूसरा निबंध दूसरे वर्ग से छांटना है। तो बहरहाल अब देखते हैं, इच्छा रहित, और इसके लिए जो अंग्रेजी शब्द अच्छा इस्तेमाल है, वांटलेसनेस, और फिर होने का दर्शन काल्पनिक आदर्श, जिसे यूटोपिया कहा जाता है, उस पर है, जबकि भौतिकता माया। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि 4 शब्दों पर पूरे निबंध की व्याख्या टिकी हुई है। एक जेके मेहता हुए हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, और वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महान प्रोफेसर में उनकी गिनती होती है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी वांटलेसनेस की। अब ये शब्द वांटलेसनेस, इच्छा रहित होना, ये सिर्फ इसको हम लोग जब व्याख्या करेंगे तो भारतीय परंपरा में देखेंगे कि इस पर बहुत विस्तार से भारतीय परंपरा में बातचीत हुई है। इसे अगर हम लोग फिर उसी निबंध को समझने के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, तो इसको 2 हिस्सों में फिर हम लोग कर रहे हैं। इच्छा रहित होना यूटोपिया है, पहला हिस्सा। दूसरा, भौतिकता माया या भ्रम है। अब इच्छा रहित, अब आजकल ये शब्द बहुत अधिक प्रयुक्त भी होने लगा है कि जैसे लाइन महात्मा गांधी की हम लोगों ने सुनी कि सार जो सृष्टि है, उसे मनुष्य की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता तो है, लेकिन उसके लालच या इच्छाओं को पूर्ति करने की क्षमता नहीं है। तो यहां भी इच्छा रहित होने का ये मतलब नहीं है कि एकदम आत्म काम हो गए, मतलब कुछ जरूरत नहीं संसार में। यहां पर इच्छा रहित होने का अर्थ यही है कि हम जो है वह अपने सीमित जो भी मूलभूत जो बहुत आवश्यकता हमें है, हम उसी का उपयोग करें। लेकिन क्योंकि इच्छा रहित की जब आप पूरी तरह से इच्छा रहित करने की बात करेंगे, तो यहां पर यह एक यूटोपिया हो जाएगा। अब इसी को इच्छा रहित में, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोग उदाहरण जेके मेहता वांटलेसनेस की बात की थी, उन्होंने लेसनेस की बात की थी। अब आते हैं, अगर हम लोग भारतीय परंपरा में देखें तो महात्मा गांधी का भी अगर आप अलग अलग जगह देखें तो उन्होंने जो भी बात कही है इच्छा रहित करने की, तो उन्होंने अगर आप उनके पंच महाव्रत को भी देखें या जो एकादश व्रतों में भी अगर हम लोग जो मूल व्रत चाहते हैं, जैसे अस्ते चोरी ना करना, अब इसके साथ साथ अपरिग्रह आवश्यकता से संग्रह न करना, उसी में ब्रह्मचर्य, जितने भी लोगों ने बात की है इस तरह की, आगे जाके आस्वाद भी उनकी एकादश व्रत में है। तो जेके मेहता, तो अब ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है
त्यागपूर्ण उपभोग की बात कही गई है। तो ये जितने उदाहरण मिल रहे हैं ये सभी क्या कह रहे हैं कि ये इच्छा रहित की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से अगर आप ये कहें कि पूरी तरह से कोई व्यक्ति इच्छा रहित हो जाए तो भाई वह कल्पना ही होगा। इसलिए इसे यूटोपिया कहा गया। यूटोपिया का जो शाब्दिक अर्थ ही होता है वह आदर्श जिसको सामान्यता प्राप्त ना किया सके, वो किसी के विचार हो सकते हैं। जैसे गांधी जी का राम राज्य, जब हम लोग राम राज्य की बात करते हैं तो राम राज्य यूटोपिया है कि एक काल्पनिक आदर्श है जहां पर किसी का शासन नहीं होगा। साम्यवाद, इसे भी लोग यूटोपिया मानते हैं और इस यूटोपिया शब्द का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से भी होता रहा है। लेकिन यहां पर यह उदाहरण इस बात का प्रतीक होंगे जिन लोगों ने इच्छा रहित करने की बात कही है लेकिन वो पूरी तरह से इच्छा रहित का समर्थन नहीं कर पा रहे। जैसे गौतम बुद्ध का अगर हम लोग देखें, गौतम बुद्ध जी ने स्वीकार किया कि संसार में दुख के 4 आर्य सत्य हैं। वो 4 आर्य सत्य में पहला संसार में दुखी दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने के उपाय और चौथा दुख दूर करने के मार्ग। तो दूसरा दुख का कारण तृष्णा है। तो यहां उन्होंने कहा अगर बाद में उनके द्वादश निदान पे जाएंगे तो जो तृष्णा है, तृष्णा ही इच्छाओं का अति हो जाना तृष्णा है। अगर तृष्णा को हटा दिया जाए इसका मतलब है इच्छा रहित हो जाया जाए तो हम दुख से निवृत्ति पा सकते हैं। तो जो पहला हिस्सा है इस पहले हिस्से में बताया जाएगा जितने लोग बता रहे हैं इसमें से कोई पूरी तरह से उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सभी उसके सीमित प्रयोग की बात कर रहे हैं। इसलिए यह एक तरह से यूटोपिया जैसा हो जाता है। हमारे अगर आप दार्शनिक परंपरा में जाएं या धार्मिक स्वरूप में जाएं तो ये माना जाता है कि आत्मकाम, या कह सकते हैं कि भगवान ही ऐसा है जिसमें कोई इच्छा नहीं है। अगर किसी में इच्छा है तो इसका मतलब वो कमी का द्योतक है और ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई इच्छा रहित हो जाए। जैसे अस्तित्ववादी फिलॉसफर है सार्त्र, वो कहते हैं कि जब भी मनुष्य में होने की चेतना होती है उसमें अपने कमी की चेतना होती है और उस कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास हो सकता है। इसलिए हो ही नहीं सकता कि कोई इच्छा रहित हो। गालिब कहते हैं हजारों ख्वाहिशें कि ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, मतलब हजारों ख्वाहिशें हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो महान विचारक हुए हैं उनके अनुसार बताते बताते हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से यूटोपिया है, इसको सिद्ध किया जाता है। अब आते हैं दूसरे पक्ष पर। चलिए हमारे में अगर हम ये मान रहे हैं कि यूटोपिया इच्छा रहित होना, तो क्या हम पूरी तरह से भौतिकवाद पे आ सकते हैं, भौतिकता पे आ सकते हैं? तो उसमें हम लोग देखें तो जैसे भारतीय परंपरा में पहला नाम आता है चरवाक का, जो भौतिक जगत को ही सब कुछ मान रहा था। उनका सिद्धांत है मैं उसी को मानूंगा जो सीधे मेरे अनुभव में आएगा और इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मानेगा। तो भौतिकता को जो लोग मान रहे हैं वह उसको अंतिम मूल्य के तौर पर स्वीकार कर रहे हैं। आज के संदर्भ में देखें, जैसे उस समय चरवाक ने कहा था कि ऋण लेकर घी पीना चाहिए क्योंकि मरने के बाद कोई भी शेष नहीं रहता। ये एक भौतिकवादी अभिव्यक्ति होती। आज की भौतिकवादी अभिव्यक्ति को समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं उपभोग से, ठीक, जो जितना सामानों का उपभोग करता है वह उसे भौतिकवादी कहा जाता है। तो मनुष्य के जीवन का मूल्य क्या हो गया? उपभोग करना। उपभोग करने का अर्थ यह है कि जो भी संसार में वस्तुएं हैं, वस्तुओं को प्राप्त करना ही एक तरह से वो अंतिम वो बन गया। क्या जो वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं तो वो अंतिम श्रेणी के तौर पर वो आपके सामने आ रहा है। तो देखिए जो वस्तुएं हैं जिसको हम लोग प्राप्त करना चाह रहे हैं वही अंतिम लक्ष्य में आ गया और इसकी व्याख्या अलग ढंग से होती है। जो उपभोक्तावाद है, जो बाजारवाद है, वो कहता है कि आप जितने वस्तुओं का उपभोग करते हो वही जीवन का मूल्य है। इसलिए जीवन में जब तक मनुष्य है उसका प्रयास रहना चाहिए वो भोग कर सके। इसको सुखवादी दार्शनिक भी अपने अपने ढंग से व्याख्यायित करते हैं। बेंथम कहते हैं कि मनुष्य और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है, सबको भोग ही करना है। तो इस तरह से एक पूरी बहुत लंबी फेरिस्त है। एपिक्यूरियस ने भी सुखवादी दार्शनिक कहा जाता है। ये सभी फिलोसफर्स एक मत पे कहते हैं कि भौतिक जीवन ही अंतिम लक्ष्य है,
भौतिक वस्तुओं का भोग ही अंतिम रूप से किया जा सकता है। तो यहां पर भौतिकता की व्याख्या करने के बाद अब समस्या क्या आती है, इसका दूसरा पार्ट है कि माया है, भ्रम है। अब समस्या यह आती है कि हम जितना, जैसे फिलोसफर हैं हाइडेगर, देखिए मैं संदर्भ तो ये है कि जो आपका निबंध का पेपर एथिक्स का जीएस के 4th पेपर है, वो बहुत मदद करता है निबंध लेखन में, क्योंकि वहां पूरे विचारक, जितने विचारकों का नाम लिया जा रहा है वो एथिक्स के 4th पेपर में है। उसका सिलेबस है कि भारतीय और पाश्चात्य नैतिक विचारक। इसलिए उस पेपर को आप गहराई से पढ़ते हैं तो निबंध का पेपर स्वतः अपने आप अच्छा हो जाता है। तो वहां हाइडेगर मिलते हैं। हाइडेगर ये कहते हैं कि बस किसी मनुष्य के पलायन का लक्षण देखना हो, पलायन के जब वो अपने को वस्तुओं में डाल दे, वस्तुओं में निमग्न कर ले और वस्तुओं के उपभोग को ही वह अंतिम सत्य बता दे, तो समझना चाहिए कि वह पलायन कर रहा है, वह अप्रामाणिक जीवन जी रहा है। तो वेस्टर्न में भी ये बात कही गई। बेंथम के बाद जो मिल आए, मिल ने भी ये कहा कि अगर जीवन का लक्ष्य मान ले रहा है भौतिक तत्वों को भोग ही करना, तो उन्होंने इसको पिग फिलॉसफी कहा। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जीवन का उपभोग करे चाहे ना मरे, बस आप सुखी रहे ना सुखी रहे, लेकिन आप ज्ञान के क्षेत्र में लगे हुए हैं तब आप इंसान होने का परिचय देते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि संतुष्ट शुक्र होने की वजह से बजाय मैं परेशान सुकरात ज्यादा अच्छा महसूस करूंगा। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप इस भौतिकता में ही अपने को डाल रहे हो तो ये एक भ्रम जैसा है। शंकराचार्य के दर्शन में तो मिलता ही ये पूरा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जगत का जो मिथ्यात्व को, ये अंतिम चीज नहीं है। माया कहा ही उसे गया, माया का शाब्दिक अर्थ कि देखने में लगता है कि यह वास्तविक है, लेकिन वास्तविक है नहीं। एक सीमा के बाद मनुष्य की जो मूलभूत प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति यही होती है कि वह आत्मसंधान कर सके, अपने को खोज सके। तो इच्छा रहित तो दोनों, वह अति में जाना गड़बड़ है। जैसे मध्यम मार्ग की बात आती है, कभी गौतम बुद्ध भी कहते थे कि अतियों से बचते हुए वो अद्वैत का सिद्धांत मध्यम मार्ग प्रस्तुत करते हैं। बहुत, अगर आप वेस्टर्न फिलॉसफी में जाएंगे तो अरस्तु ने मध्यम मार्ग प्रस्तुत किया। तो जीवन का सही तरीका क्या है? तो जब ये दोनों व्याख्या, हमने इधर एक व्याख्या की, फिर भौतिकता को जो मान रहे हैं भौतिकता को मानना की व्याख्या करने के बाद बताया ये भी अपूर्ण सिद्धांत है, ये पलायन का लक्षण है और मनुष्य को अंतिम जो सिद्धि है, अंतिम सुख जो है वो भौतिकता में नहीं मिल सकता। तो इसके बाद आपको इन दोनों से अलग हटते हुए जब आलोचना के अंतर्गत आपको ये बताना पड़ेगा, समीक्षा के अंतर्गत निबंध बढ़ाते हुए कहा कि फिर उपाय क्या है। उपाय यही है कि इन दोनों से बचा जाए। निबंध यही कहना चाह रहा है कि इच्छा रहित होना संभव नहीं है। जब इच्छा रहित होना संभव नहीं है तो बड़ा सरल तरीका है कि यूटोपिया कभी नहीं मिल सकता है और पूरी तरह से भौतिकता भी नहीं जा सकते। इस बात को सिद्ध करने के लिए आपको इसके सपोर्ट में आपको इसे भारतीय परंपरा में पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसीलिए कहा गया कि जो धर्म और अर्थ और काम है ये भौतिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं और धर्म और मोक्ष इच्छा रहित होना है। ये इच्छा रहित हो गया और ये भौतिकता का हो गया, लेकिन दोनों में संतुलन की आवश्यकता होती है। जब ईशावास उपनिषद कहता है कि त्यागपूर्ण उपभोग, तो त्यागपूर्ण उपभोग ये पहला पार्ट इच्छा रहित और उपभोग दूसरा पार्ट भौतिकता। तो इस तरह एक संतुलन बनाकर हम दोनों से बचते हुए एक अच्छे जीवन के संकेत दे सकते हैं। आप निबंध के निष्कर्ष में आप बहुत अच्छी तरह से आप इसे लिख सकते हैं कि एक अच्छा जीवन क्या है जिसमें दोनों अतियों से बचते हुए हम इस पे आगे बढ़े, तभी संपूर्ण मानवता का कल्याण हो सकता है। तो ये हमारा ये निबंध था। अब हम लोग अगले निबंध पर आकर देखते हैं ये निबंध क्या है। सती यथार्थ है और यथार्थ ही सत है, ये अगला निबंध है। इसमें देखा रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। यहां एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई, यद्यपि यह फिलॉसफी का एक टॉपिक है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो भी निबंध पूछा जाता है
वो इस दृष्टि से पूछा जाता है कि आप किसी भी स्ट्रीम के हों उसे कर सकें। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे निबंध फिलोसफिकल निबंध है। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि ये निबंध जो है वो अमूढ़ धारणाओं वाले पूछे गए हैं, जिसका संबंध हर विषय से होता है। लेकिन यहां पर ये हेगल फिलोसफर हैं, उनका स्टेटमेंट है, हिंदी अंग्रेजी तो सही है, रियल इज रैशनल और रैशनल इज रियल, लेकिन जो इसका हिंदी किया गया है, अंग्रेजी तो ठीक है इन्होंने कर दिया, हिंदी मीडियम वाले को बहुत दिक्कत होगी। अगर वो फिलॉसफी का विद्यार्थी नहीं है तो उसे ये निबंध समझने में असुविधा होगी। अच्छा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं कि सत्य ही यथार्थ है, तो रैशनल का जो मतलब होगा वो यहां पर बौद्धिक या तार्किक। अब देखिए सरल बनता है, सत्य ही बौद्धिक है और फिर जो बौद्धिक है वही सत्य है। इस हिसाब से अब इसको हम लोग आराम से व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए सत्य क्या है, सत्य को पहले समझना होगा, फिर हमें रैशनैलिटी को समझना होगा, बौद्धिकता या तार्किकता को, फिर हमें शब्द की व्याख्या, इस पूरे वाक्य की व्याख्या करने की स्थिति में आ जाते हैं। अब जैसे देखें सत्य को, देखिए इसको अलग से सत्य बौद्धिक है, दूसरा पार्ट ले लेते हैं, बौद्धिक ही सत्य है। सत्य को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं समझने के लिए। सत्य का सीधा अर्थ है जिसकी सत्ता हो, जो उपस्थित हो, उसे सत्य कहा जाता है। लोग कहते हैं ना कि झूठ मत बोलो, झूठ का मतलब जो नहीं है वो बताना असत्य कहलाता है। तो सत्य वो है जो उपस्थित है, वही सत्य कहलाता है। और सत्य की दूसरी परिभाषा क्या हुई, दूसरे व्याख्या है, सत्य जो है वो जो परिवर्तित ना हो, ठीक, जो उपस्थित हो और जो परिवर्तित ना हो। ये दो, जैसे गांधी जी जब कहते थे कि सत्य बोलना चाहिए, जैसे सत्य अहिंसा, सत्य का वहां अर्थ क्या है, उन गांधी जी के पूरे चिंतन में सत्य का 2 अर्थ है। सत्य का वास्तविक मतलब व्यवहारिक अर्थ क्या है, जो नहीं है वो बताना है, वो असत्य कहलाता है, झूठ बोलना होता है। तो जब वो कहते हैं कि ईश्वर एकमात्र सत्य है, तो ईश्वर एकमात्र सत्य है क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी वही है जो परिवर्तित नहीं हो रही। सब कुछ बदल जाएगा, अल्टीमेट वही रहेगा। जब अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं तो भी सत्य की सत्ता स्वीकार करते हैं। तो इन 2 अर्थों में हम सत्य को स्वीकार कर रहे हैं। और ये हेगल का अपना स्टेटमेंट है, लेकिन इसे पूरे फिलोसफिकल तरीके से नहीं लिखना है, इसको सामान्य भाषा में। अब ये कहते सत्य, तो जो सत्य अब बौद्धिक या तार्किक है, अर्थात इसको अगर समझना से परिवर्तित ना हो, इसको थोड़ा सा और बता दें। जैसे जब आप कहेंगे नॉलेज मिली हमको, ज्ञान मिला, तो जैसे आपने नाव की चाल निकाली, कि नाव की चाल कैसे निकालते, चाल बराबर दूरी बटा समय। आप नाव अलग है, ट्रेन अलग है, हवाई जहाज अलग है, लेकिन आपको ज्ञान कब कहलाएंगे, जब आप इस फार्मूले को जान जाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। जब आप इस फार्मूले को जान जाते हैं तब आपको यह पता लगता है, तो जो चाल बराबर दूरी ये नहीं बदलता, ये सत्य है, फार्मूला सत्य है, जिस पर ये लागू होता है वो बदलते हैं। इसलिए जिस दिन आप फार्मूला जान जाओगे उस दिन वास्तविक ज्ञान होगा। तो ये फार्मूला जानना ही बौद्धिकता है, ठीक। तो सत्य को क्या है, हम बौद्धिक तरीके से जान सकते हैं, बुद्धि से जान सकते हैं, अपने तार्किक स्वरूप में इसको समझ सकते हैं, और जो कुछ रियल, जो कुछ उपस्थित है उसको जाना जा सकता है बुद्धि के द्वारा। तो पहला अर्थ यह हुआ, जिसको सामान्य व्याख्या करें कि सत्य को हम जान सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सत्य को ना जाना जा सके, इसलिए सत्य की खोज हमेशा लगातार शुरू होती रही है, और वो प्रक्रिया पूरी तरह से बौद्धिक है। तो हम बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा
इन दोनों चीजों को जान सकते हैं। तो ये पहले पार्ट के तौर पे सत बौद्धिक की व्याख्या होती है। मैं यहां पर प्योर फिलोसफिकल व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है आपको। निबंध के पेपर में इसको सामान्य अर्थों में इसे हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अब दूसरी आज्ञा आ गई, बौद्धिक ही सत है। अब देखिए, अब बौद्धिकता का यहां पर जब हम प्रयोग कर रहे हैं इस से रेफरेंस में, तो उसको होता है, एक अर्थ होता है जब बुद्धि से जिन चीजों को जान रहे हैं वो जान रहे हैं कि जो तार्किक हो, जो बुद्धि सम्मत हो, और जो बुद्धि के द्वारा जान रहे हैं उन चीजों को जाने हैं जो परिवर्तित ना हो रही हो, वही सत है। अब इसका देखो उल्टा होगा, तो बुद्ध जो तार्किक है, बुद्धि सम्मत होगा, तो ऐसे मूल्य आ जाएंगे जो हमारे जैसे समानता बहुत तार्किक है, स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोकतंत्र, ये जितने तरह के मूल्य हैं, जितनी तार्किक व्यवस्थाएं हैं, वही वास्तविक है। राजशाही वास्तविक नहीं है। ये तार्किक प्रक्रिया लोग ना, भाई हमें तार्किक होना चाहिए, तार्किक व्यवस्था होनी चाहिए, तो लोकतंत्र एक तार्किक व्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो जब हम कहते हैं बौद्धिक की सत्ता है, तो बुद्धि सम्मत जो तार्किक हैं उनकी सत्ता है। और दूसरा, बौद्धिक रूप से जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो जैसे यहां लिया तो यहां गए, जैसे गांधी आप जा सकते हैं, गांधीवाद। जब मार्टिन लूथर की मृत्यु हुई तो उनके दीवारों पर उनके समर्थन क्या लिखा, आपके ना चाहने के बावजूद मार्टिन लूथर जिंदा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये हट सकते हैं लेकिन ये मौजूद रहता है। तो यहां पर बौद्धिक जो तार्किक चीजें हैं, जिन्हें हम जो बुद्धि सम्मत हमसे ग्रहण कर लेते हैं, वो लंबी पारी रहती है, हमेशा रहती है वही, क्योंकि वही सत्य है। जो चीज परिवर्तन होने वाली चीजें हैं वो लगातार नष्ट हो सकती है। तो दूसरे अर्थ में हम लोग उस तार्किक व्यवस्था हो सकती है, तार्किक संबंध, लोग कहते हैं ना, परिवार में तार्किक संबंध होने चाहिए, समाज में तार्किक संबंध होने चाहिए, इन संबंधों का हम यहां पर कर सकते हैं। तो ये आ गया, तो ये। और दूसरे परीक्षक में उसी अर्थ है कि भाई जो परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ये दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, वही सत्य है। क्या सत्य है? ये तार्किक संबंध को ही सत्य माना जाएगा, तार्किक मूल्यों को माना जाएगा, और जो परिवर्तित नहीं हो रहा है उन्हीं को माना जाए। आज डायनासोर नहीं है, प्लेटो का एक सिद्धांत भी आता, आज डायनासोर नहीं है, लेकिन डायनासोर का जो विचार है, जो बुद्धि से तार्किकता, वो विद्यमान है। इसलिए तो बौद्धिकता के अंतर्गत वो भी चीजें को वास्तविक मानी जाती है जो बदल ना रही हो, जो परिवर्तनशील ना हो रही है। तो इसके आधार पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो यहां पर क्या आ रहा है, अगर इसको संक्षेप में देखें तो यहां सत्ता की बात है, यहां ज्ञान की बात है। तो यहां पर जो ज्ञान की चीजें हैं उसको सत्ता के तौर पर व्याख्यात किया गया है। तो इस तरह ये सामान्य भाषा में हम इसको समझ सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा ना कि इसको कोई व्याख्या, सत्ता की व्याख्या डिफाइन, कि सत्य क्या है, इसको क्या, इस सत्य को बौद्धिक तरीके से जाना जा सकता है, चाहे वो रियलिटी के तौर पर हो, वास्तविक सत्ता हो, चाहे वो किसी सिद्धांत, किसी भी विषय के मूल सिद्धांतों के बारे में। फिर इसका दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, जो भी चीजें बौद्धिक हैं उन्हीं को हमें रियल मानना चाहिए। तो बौद्धिक क्या है, तानाशाही, बौद्धिक तार्किक नहीं है। तो तार्किकता क्या है कि हमारे पास ऐसा होना चाहिए, लोगों को अधिकार होना चाहिए, तो लोकतंत्र तार्किकता है। समानता जैसे मूल्य तार्किक मूल्य हैं, उनको होना चाहिए। और दूसरे अर्थ में जो परिवर्तित ना हो रहा हो उसको मानकर, तो गांधी मौजूद नहीं तो गांधीवाद मौजूद है, गांधी मौजूद नहीं है। इस तरह आप अलग अलग ढंग से व्याख्या होती है। निबंधी ऐसा हिस्सा है जिसमें सृजनशीलता की पूरी गुंजाइश रहती है, इसका आप प्रयोग कर सकते। बाकी जीएस के पेपर में तो वस्तुनिष्ठता का इस्तेमाल होता है। लगभग जितने भी लोग लिखते हैं जीएस के पेपर में, सबका मूल तत्व एक जैसा होता है, लेकिन निबंध में आप शब्दों की व्याख्या के आधार पर अपनी रूपरेखा आगे कर सकते हो। अब देखते हैं इसके बाद वाला निबंध। अब दूसरे खंड में आ रहे हैं, खंड बा। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। बड़ा अच्छा है, बहुत साहित्यिक है, लेकिन मैं जानबूझ के बहुत सारे कवियों ने अलग अलग ढंग से इसको हिंदी और अंग्रेजी साहित्य में इसका उल्लेख मिला है। अब इसको देखें शब्दों पे जाए, पालना झुलाने वाले
हाथों में। फिर संसार की बागडोर, ये शब्द हैं। अब इसके अर्थ पे जाएं तो बहुत सरल ढंग से इसे हम लोग देखें कि पालना झुलाना, जो पालन पोषण करता है वही जो पालन पोषण कर रहा है, फाइनली उसी के हाथ में संसार की बागडोर का मतलब कि जिसका पालन पोषण वो कर रहा है उसके लिए वह पूरी तरह से अधिकार रखता है, या उसके जीवन को एक तरह से कंट्रोल करने का अधिकार उसके पास होता है। तो बागडोर सीधी सी बात है कि यह था। लेकिन इसमें अब देखें, हम लोग इसको दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब हम लोग निबंध में जब इसकी व्याख्या करते हैं तो सरसरी निगाह से जो पहला पॉइंट आ रहा है कि पालना झुलाने वाले बात मां में ही संसार की बागडोर होती है। जो मां पालन पोषण करती है वही उसके पूरे जीवन का केंद्र होती है, केंद्र में रखती है यह। लेकिन ये पहला अर्थ है। इसका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा कि जो निर्माता है फाइनली वही जो है वह एक तरह से पूरी चीजें, वही अधिकार की बात करता है, उसी के पास अधिकार रहता है। इसका मतलब है इसे हम लोग कर्तव्य, ड्यूटी और के साथ अधिकार। तो देखिए इस प्रश्न के दो हिस्से। देखिए यूपीएससी इतना सरल सवाल नहीं पूछ रहा है आप सरल निबंध कि मां के बारे में हम पूरा लिखें और मां का प्रभाव कैसा, ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पहला अर्थ इसका यही है। लेकिन अगर संपूर्णता में देखा जाए, जो बनाता है, जो त्याग करता है, जिसकी वजह से जीवन संसार में चीजें बेहतर हो रही हैं, सबसे ज्यादा उसी के पास अधिकार आ जाते हैं। अगर मान लिया कि अगर अब्राहम लिंकन ने या फिर भारत में महात्मा गांधी ने त्याग कर किया, अपना जीवन निछावर किया भारतीय जनता के लिए, तो भारतीय जनता को जनमानस है वह उन पर केंद्रित रहता है। यह जनमानस किस दिशा में जाएगा उसकी बागडोर उसके हाथ में आ जाती है। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोग उस तरह करते हैं। इसके पहला पार्ट आ गया पालना, ठीक, पालना वाले हाथ एक तरफ कर लें और दूसरे में संसार की बागडोर। अब इसमें मां है, त्याग करती है, ठीक, वह बच्चे को बनाती है और पूरा कह सकते हैं अपना पूरा जीवन लगाती है, जिसका परिणाम क्या होता है, अगर मां जिसने भी पूरी तरह से पालन पोषण किया है, फिर क्या होता है, उस बच्चे का संपूर्ण जीवन मां के विचारों या संस्कारों से बंधा होता है। तो जो त्याग कर रहा है संसार, इसका अर्थ भी होता है कि जो संसार को बनाते हैं, मां का रोल है। एक महिला का जो जीवन होता है वो बहुत त्यागपूर्ण होता है, मां के तौर पर, पत्नी के तौर पर ही आता है। लेकिन ये फर्स्ट हैंड है। इसका बहुत सच्चा उदाहरण है, जैसे हम लोग ना डाकू सुल्ताना की कहानी पढ़ते थे, एथिक्स में पढ़ाते भी हम लोग, कि जब उसको फांसी दी जा रही थी तो उसने कहा कि उससे अंतिम इच्छा पूछी गई, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो बताया गया कि मैं अपनी माँ का नाक काटना चाहता हूँ। तो उसने कहा ऐसा क्यों करना चाहते हो? उसने कहा जब मैं पहली बार चोरी किया मैंने, या मैं जब स्कूल में चोरी करता था तो मेरी माँ मुझको शाबाशी देती थी, और उसी की बदौलत आज मेरा जीवन इस तरह का बना है। इसका मतलब क्या है? पालने वाले हाथ जिस तरह के होंगे उसी तरह की पूरे जीवन की बागडोर बन जाती है। ये पहला अर्थ। अब दूसरे अर्थ में क्या है कि जो नींव होती है वही पूरी इमारत का आधार होती है। नींव पे ही
पूरी बागडोर टिकी हुई है। जो अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, फाइनली जाकर उन्हीं के पास संपूर्ण अधिकार आ जाते हैं। इसलिए आप देखिए, किसी भी घर में, किसी भी समाज में जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, अपनी ड्यूटी पालन कर रहा है, धीरे धीरे उस प्रोसेस में उसका अधिकार बढ़ता जाता है। तो ऐसे महान लोग जिन्होंने इस पूरे सृष्टि को पाला पोसा है, त्याग किया मां की तरह, ध्यान दिया मां की तरह, और अपना पूरा जीवन लगा दिया, ठीक, तो उसी का परिणाम आज का पूरा संसार है। आज जो भी हम मानव सभ्यता है, वो मानव सभ्यता, मान लो गांधी, बुद्ध, भारत के बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे हुए, ईसा मसीह, मोहम्मद, बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो धार्मिक भी थे, समाज का थे। मार्टिन लूथर के हम नाम लें, अंबेडकर का नाम लें, तो जितने भी महान, विवेकानंद ले, ये जिन्होंने इस समाज के लिए त्याग किया है, आज हमारा पूरा जीवन किसी भी संस्कृति में चले जाएं, उस संस्कृति में जो संस्कृति हमारे सामने, जो सभ्यता है, उसके मूल में ऐसे महान लोग मिलेंगे। आज जो भारत हमारे सामने है, उस भारत को बनाने वाले कौन लोग हो सकते हैं? जिनकी प्रतिक्रिया हमारे में है, जिनकी अभिव्यक्ति हमारे में होती है, जिनके संस्कार हमारे में, और संस्कार एक तरह से कंट्रोल कहते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होना हमारे लिए, ये जो संसार के बागडोर किसके हाथ थे? जिन्होंने इसको अच्छी तरह से स्थापित किया। अब इसी तरह, तो अब इसी को यहां पर सिद्ध किया जाता, समाज निर्माण की बात आ रही है, ठीक, और समाज निर्माण के साथ साथ एक संस्कृति का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह इस निबंध के इसके दो हिस्सों के तौर पर देखना, पहले मां के तौर पर हिस्सा देखना था, फिर दूसरे समाज के हर पहलुओं पर उसे लागू किया जा सकता है। ये अलग बात है कि जैसे आलोचनात्मक तरीके से आप इस दोनों की छोटी सी आलोचना कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं है कि जैसा जीवन से मां बहुत अच्छा पालन पोषण करती, जरूरी नहीं कि उसके हाथ में बागडोर हो। बच्चे का जीवन बदल सकता है, ठीक, हो सकता है बहुत सारी जगहों पे ये दिखा जाता है कि अगर मां ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, इसे कोई सही नहीं माना जाता है। देखिए, जरूरी नहीं कि आज का जो भारत, आज जिस समाज को, जैसे मान लो अमेरिकन समाज कह रहे हैं, वो थोड़ा कि मार्टिन लूथर पर डिपेंड है या लिंकन का डिपेंड है, या जो आज का भारत है वो पूरी तरह से उन महान नेताओं पे को फॉलो कर रहा है जिन्होंने त्याग किया। तो कहते बागडोर, जैसे शुरू में जैसे कहा ना कि भारत की जो नीति है, जैसे शुरू में कहा गया कि जैसे एक लाइन है कि भारत को बनाएंगे मशीनों का नगर, भारत कभी किसी से ना रहेगा कभी कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं, बोलो मेरे संग जय हिंद। ये जो भारत को बनाएंगे मशीनों का नगर, ये नेहरू की संकल्पना थी, नेहरू जी की। लेकिन थोड़ी ना कि नेहरू जी की संकल्पना पे ही देश चला हो। जरूरी कि जब शुरुआती दौर में जिन महान लोगों ने, चाहे वो अंबेडकर हो, गांधी, सबका नाम ले, उदाहरण के तौर पे आप दिखा सकते हैं कि आलोचनात्मक तरीके की कि हूबहू उसी तरह की चीजें नहीं होती हैं, बल्कि उसमें बदलाव भी संभव होता है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर आप इस लाइन से सहमत होंगे कि भले कुछ अपवाद दिया जाए, लेकिन अभी भी जैसे मां के पास, जब मां अपना पूरा जीवन लगाती है, तो उसके पास जिस पर उसने जीवन लगाया है, उसके व्यक्तित्व, उसके मूल्यों के तौर पर वो उसको बागडोर को संभाल रखती है। उसी तरह संसार में जिन लोगों ने त्याग किया है, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाया है, वास्तविक रूप में वही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। इसको इसी संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं। अब अगला देखते हैं। यह भी अच्छा निबंध है। शोध क्या है? ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। अब यहां पर जैसा भी हम लोग की धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई होगी, हम लोग शब्दों पे देखते हैं, और शब्दों बहुत विस्तार से नहीं जा रहे हैं इसको लिखना। वो जब निबंध की क्लासेस चलती है तो उसमें पूरे अभ्यास या से बताते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लक्ष्य यही है कि आज इस लेक्चर में हम लोग निबंध को अच्छी तरह से, अगर हमने एक साधे सब सधे, एक निबंध को, एक साल के निबंधों को हमने अच्छी तरह से समझ लिया, तो उसके आधार पे हमें एक आत्मविश्वास आता है कि अगले निबंधों को हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए, शोध क्या है ये, फिर ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात, ब्लाइंड डेट अंग्रेजी में है, तो कर सकते हैं। अब इसमें हमें दो चीजों की व्याख्या करनी है
एक तो शोध, रिसर्च किसको कहेंगे, इसको समझना है। फिर रिसर्च कैसे एक अजनबी मुलाकात होता है, इसको सिद्ध करना पड़ेगा। तो अब देखिए, शोध जाहिर सी बात है कि इसको देखा जाए तो जब हम किसी विषय में नया जानने का प्रयास करते हैं तो वो शोध है। हमें शोध में क्या रहता है, कुछ बातें पहले से पता रहती हैं, ये भी होता है। हम जब एक शोध करते हैं या खोज करते हैं तो एक प्राकल्पना बना के चलते हैं, एक हाइपोथेसिस शोध में कह सकते हैं, उसे बना के चलते हैं कि इस तरह का होगा तो इस तरह की चीजें आएंगी। तो यह पहले से प्राकल्पना तौर पे बना सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं। फिर शोध में क्या होता है कि जब आप करते हैं तो आप में एक जिज्ञासा रहती है। ये जो जिज्ञासा रहती है वो कहती है कि एक तरह से ज्ञान मिलना है, तो नया जानने की इच्छा है, कुछ बातें पहले से हों, एक प्राकल्पना हाइपोथेसिस रहती है, हम कुछ बहुत जानते रहते हैं, फिर एक जिज्ञासा। अब दूसरे शब्द पे गौर करते हैं, अजनबी मुलाकात, ब्लाइंड। जैसे एक गाना है ना, जिंदगी इत्तेफाक है, कल भी इत्तेफाक थी, आज भी इत्तेफाक है। तो वही है ब्लाइंड डेट, इत्तेफाक होना। इत्तेफाक का मतलब ही होता है कि जो आप आशा नहीं कर रहे वह मिल जाए। जो आप आशा नहीं कर रहे वो मिल जाए, वही तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक की बात हम लोग मिले, या कहते हैं भाग्य की बात है। तो ब्लाइंड डेट मतलब आप मुलाकात तो हो रही है, ठीक, लेकिन अजनबी, आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते। इसी को हम लोग देखें ब्लाइंड डेट, कुछ विद्यार्थी ऐसे मिले थे जिन्होंने निबंध लिखने के बाद मुलाकात की, सर ब्लाइंड डेट हमने पूरी व्याख्या, जो लोग शादी के लिए मिलते हैं उनके बारे में लिख दी। या इसके पहले वाले निबंध में कुछ बच्चों ने ये कहा कि हमने तो माँ और उसी पे लिख डाला। भाई गलतियां हो गई, जब रिजल्ट आया तो निबंध में नंबर नहीं मिले, तो उसका रीजन क्या था। जैसे वहां माँ वाले निबंध में भी वो माँ एक प्रतीक है, सिर्फ माँ और बेटे थोड़ा नहीं बदले, तो माँ उनके बच्चों पे पूरा लिखना था, किसी महिला समस्या पे नहीं पूछा गया था। वो निबंध एक प्रतीक के तौर पे। उससे यहां भी है, जब हम कह रहे हैं ब्लाइंड डेट, हाँ तो कहते हैं डेट पे जाते हैं, डेट मतलब मुलाकात, ब्लाइंड डेट। अब डेट तो मुलाकात, किसी भी तरह की मुलाकात, इसको हाँ एक तरह से जो पति पत्नी, जो भावी, कि जो विवाह के पर्पज से डेट करते हैं, मिलते हैं, उस संदर्भ में भी इस्तेमाल होता है अजनब। जो आप आशा नहीं कर रहे वो मिल जाए, इसका अर्थ ये होगा कि आपको ऐसा कुछ मिल जाए रास्ते पे चलते हुए जो कि भाग्यवश मिल जा रहा है, ठीक। तो भाग्य का मिलना, या फिर कहते हैं कि आपकी पूरी योजना में कहीं ना हो, इस तरह की चीजें आती है। जैसे शादी ब्याह के डेट में कुछ लोग पहले जन्म में मिलते हैं, 7 जन्मों का प्यार हो जाता है, कुछ लोग मिलते हैं तो एकदम अजनबी तौर पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसे कर सकते हैं। अब इसी को आगे आपकी व्याख्या करना था। व्याख्या क्या करना है इसके आगे जाकर, अगर हम लोग देखें तो ये कि अब उदाहरण समझाने हैं। अब इसको उदाहरणों में अगर हम लोग ले लें, उदाहरण तौर पर अब देखिए, जितनी भी खोजें हुई हैं, जैसे हमें कोलंबस के बारे में पता था, ठीक, निकला था भारत को खोजने, पहुंच गया अमेरिका। तो ये कैसी ब्लाइंड डेट मिल गई इनको कि जा कहीं और रहे थे, कहीं और मिल गए पूरा। इसी तरह आर्किमिडीज ने कभी सोचा नहीं होगा कि उसको तैरने का, वो स्विमिंग पूल पे वो पुल में नहा रहा था, अचानक तैरने नहीं पड़ा, और कहते हैं कि उसी बिना कपड़ों के भागा। क्यों? क्योंकि अजनबी मुलाकात हो गई उसकी, ठीक। चाहे आप जितनी भी खोजों को लें, न्यूटन को ले लें या फिर आर्किमिडीज को ले लें, इन सब में क्या है कि भाई सेब गिरा, अचानक उसको ज्ञान से नहीं मुलाकात हो, खोज तो रहा था, ऐसा नहीं था कि जो प्रोसेस तो कर रहा था ज्ञान के लिए,
तो लेकिन मिला क्या? अचानक कुछ मिला। रिसर्च क्या होती है? जो शोध करते हैं, जो हम सब ने शोध किया, डॉक्टरेट की, तो उसमें क्या होता है, हम एक हाइपोथेसिस मान के चलते हैं इस तरह की चीजें आएंगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि उसी तरह के निष्कर्ष हमारे सामने आए। और ये अलग अलग जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं, अगर उनका अध्ययन करें, जैसे किताब फ्रिको-इकोनॉमिक्स है, एथिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, तो उन्होंने कहा कि अचानक अमेरिका में बड़ा अच्छा रिपोर्ट है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका में क्राइम बहुत बढ़ गए थे किशोरों के, लेकिन 15 साल बाद अचानक क्राइम कम हो गए। तो लोग वो समझ नहीं पाए कि आखिर इसका रीजन क्या था, कि क्राइम कैसे कम हो गए। 70-75 के आसपास क्राइम बहुत जाता था, 90 में लग रहा था अमेरिका कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन क्राइम अचानक बहुत कम हो गए। जब खोजें शुरू हुई तो क्या पता चला, एक महिला, जो शराबी महिला, जिसका नाम शायद लूसी था, वो शराबी महिला बार बार गर्भवती हो जा रही थी और जो बच्चा पैदा होता वो किसी को दे देती थी। तो उसने पहली बार विचार किया बच्चा मेरा अधिकार है, तो कोर्ट गई, और कोर्ट जाने के बाद उसने दावा किया कि भाई मेरे बच्चे मेरा अधिकार होना चाहिए। तो अमेरिका में पहली बार एबॉर्शन की छूट मिली, और उस एबॉर्शन की छूट की वजह से नाजायज बच्चे, या जो बच्चों के माता पिता नहीं चाह रहे थे कि वो धरती पे आए, वो आए। अजनबी मुलाकात, खोज हो रही थी क्राइम कम क्यों पर है, अचानक खोज वहां पहुंच गई। और बहुत शानदार किताब फ्रिको-इकोनॉमिक्स तौर पे हमारे सामने आती है। तो इस तरह आप जितने भी देखोगे, चाहे वो साइंस के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, अगर आप ध्यान की प्रक्रिया में हैं, आप गौतम बुद्ध को ले लें, बुद्ध की प्रक्रिया में रहें, आप किसी उदाहरण ले सकते हैं, उन्होंने जो बोधि प्राप्त की वो भी एक नई तरीके की चीज थी। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि ये प्रक्रिया चलती रहती है, और इसका होता कि इसी का नाम जीवन है, कि जहां पर चीजें बेहतर होती रहे और ये प्रक्रिया बदलती रहे। अब हम लोग देखते हैं अगला। हम लोग अगले निबंध को देखें। इतिहास स्वयं को दोहराता है, पहली बार एक त्रासदी के रूप में, दूसरी बार एक प्रहसन के रूप में। त्रासदी, प्रहसन और इतिहास का दोहराना। यह यद्यपि परीक्षा में बहुत जरूरत नहीं पड़ती है कि किसका स्टेटमेंट है, क्योंकि ये माना जाता है कि निबंध सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए होता है, लेकिन ये भी साथ में जुड़ा होता है जो सामान्य थिंक टैंक्स हैं, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं, उससे जुड़ी हुई बातें आपको पता होना चाहिए। अगर कोई कार्ल मार्क्स के बारे में नहीं जान रहा है तो माना जा सकता है, कार्ल मार्क्स, गांधी, इन सब के बारे में नहीं जान रहा है तो माना जा रहा है कि पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। इसलिए हमें जरूर पता होना चाहिए गांधी और कार्ल मार्क्स से कुछ चिंतक ऐसे हम बैठकर इनके बारे में लगभग हम लोग गहराई से ज्ञान प्राप्त कर लें। तो फिर यहाँ रोचक ये है कि ये जो कार्ल मार्क्स की लाइन है, मार्क्स बहुत रोचक थे इस अर्थ में कि उन्होंने इतना बड़ा चिंतन दिया, और कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है आप मार्क्स से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसी आधार पर मार्क्स की प्रासंगिकता ये कि उन्होंने अपने समय के चीजों की जो प्रतिक्रिया करी और जो धाराएं चल रही थी उनको संग्रह करके एक साम्यवाद का पूरा कंप्लीट सिद्धांत प्रस्तुत किया। और मार्क्स से पहले एक हुए थे प्रोदो ने किताब लिखी फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दर्शन, और कार्ल मार्क्स उसको रिएक्शन में किताब लिख दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, मतलब दर्शन की दरिद्रता। वो कहते हैं दर्शन खुद दरिद्रता का शिकार है, वो क्या व्याख्या करेगा। उसी तरह उनका झगड़ा हेगल के साथ भी था, इसलिए हेगल के बहुत सारे सिद्धांतों को उन्होंने पलटा। जैसे उनकी फेमस लाइन है कि हेगल का जो द्वंद्ववाद था वो सर के बल खड़ा था, मैंने पैर के बल खड़ा कर दिया, मतलब सही कर दिया। उन्होंने चेतना को मूल तत्व मान के जीवन की व्याख्या की थी, इन्होंने भौतिकता को मूल तत्व मान के जीवन की व्याख्या की। उसी क्रम में ये आता है कि हेगल ने कहा था कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो कार्ल मार्क्स रिएक्शन में कहा कि हाँ दोहराता, तो वो नहीं मानते थे दोहराता, कार्ल मार्क्स नहीं मानते इतिहास दोहराता है, लेकिन वो कहते थे हाँ मानता है, पहले त्रासदी के तौर पर और दूसरी तरह प्रहसन के तौर पर। इसको हम लोग अगर हम समझें कि जब कहते हैं इतिहास
दोहराता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हूबहू वही घटनाएं होती हैं, बल्कि कुछ प्रवृत्तियां होती हैं। उन प्रवृत्तियों के आधार पर ही इस इतिहास की व्याख्या होती है। तो आप नहीं कह सकते कि इतिहास ने दोहराया, तो इतिहास यहां कुछ प्रवृत्तियों, कुछ लक्षणों के आधार पर उसको चिन्हित किया जा सकता है। और लक्षण किस तरह हो सकते हैं भाई? जैसे क्योंकि मानव जीवन है, मानव की जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं उसकी अपनी एक सीमा रेखा है, तो जो परिवर्तन होता है उसी सीमा रेखा के भीतर होता रहता है। आप फिल्मों के ट्रेंड्स देख सकते हैं, कपड़ों के स्टाइल भी देख सकते हैं, या फिर अगर आप युद्धों को देखें, जो भी युद्ध होंगे उन युद्धों में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा कि आपको लगे दोबारा ये घटना घट रही है। लेकिन सामान्यतः परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें इतिहास को यह दिखाना पड़ता है कि दोहरा रहा है प्रवृत्तियों के तौर पर। और फिर जैसे एक फिलोसोफर हुए लाइबनिज, उन्होंने कहा है इतिहास कभी अपने को दोहराता नहीं। लाइबनिज कहते थे कि दो चीजें एक जैसी नहीं है। जब आप कहते हो कि इतिहास अपने को दोहरा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप उसमें जो अंतर है उसको नहीं देख पा रहे हो। एक शायर भी हुए बहुत बड़े, उन्होंने कहा ना कि झूठ है कि इतिहास, उसका भाव यही है कि वो कहते हैं कि झूठ है कि इतिहास अपने को दोहराता है। अगर ऐसा है तो मेरी जवानी दोहरा के दिखलाए, भाई मेरी जवानी वापस करके दिखलाए। तो यहां मूल भाव ये कि पहले अर्थ में यह है कि दोहराने का अर्थ क्या है, हूबहू घटना नहीं है, हूबहू घटना नहीं है, बल्कि कुछ प्रवृत्तियों के तौर पे आता है। अब दूसरा शब्द आता है, यह पहला तो यह था कि त्रासदी, फिर आता है प्रहसन। इसको भी समझते हैं। अगर मान लें वो प्रवृत्तियां बार बार आ रही, एक जैसी घटना बार बार घट रही है, जैसे आपको एग्जाम देना है यूपीएससी का, और आप एग्जाम ने आपने पढ़ाई नहीं किया, फेल हो गए, फिर एग्जाम आया, फिर दोबारा पढ़ाई नहीं की, या आपकी त्रासदी हो गई, और फिर तीसरी बार अभी आपने पढ़ाई नहीं की और आप ये सोचे कि आप पास हो जाओगे और नहीं हो पाए, तो फिर प्रहसन, ये मजाक तरीके से। ठीक, तो जैसे लोग कहते ना कि बार बार मतलब कि ख्वाब दरवाजों से दाखिल हुआ नहीं करते, ख्वाब दरवाजों से दाखिल हुआ नहीं करते, ये जान के भी हम दरवाजे खुले रखते हैं। इसका मतलब तो आप पे हंसेंगे ही लोग। तो त्रासदी जीवन के छोटे छोटे में। अब देखा जाए युद्धों को लेके, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, चलो ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये त्रासदी है, इतना हो गया। लेकिन फिर अगर यूक्रेन रूस लड़ रहे हैं तो ये प्रहसन, लोग मजाक कर रहे हैं। बताओ, अगर चीन और अमेरिका, ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में रस्साकसी की बात हो रही है तो ये प्रहसन है, मतलब ये त्रासदी से बड़ी चीज है। अब देखिए जैसे कोरोना को लेकर हुआ हमारे साथ, तो यहां पर आप चाहे त्रासदी दुखद होता है, ठीक, उस सेंस में होता है त्रासदी, बहुत जान माल का नुकसान के सेंस में भी ले सकते हैं पूरा। और यह कह सकते हैं सिर्फ ये प्रहसन का मतलब ये हो सकता है कि जो सिर्फ मजाक के विषय के तौर पर हो। जैसे कहा जाता है कि जब वही चीजें बार बार हो, तो गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी लाइन कही है। उन्होंने कही है कि मृत्यु ऐसी परिघटना है जिसपे सिर्फ हंसा जा सकता है। प्रहसन का मतलब आप इसको बार बार रिपीट हो रही है, आप इसको रोक नहीं सकते। अब इस सेंस में देखें तो हम लोग त्रासदी होता है। अगर आप थर्ड वर्ल्ड वार की ओर हम लोग पहुंच जाए तो ये त्रासदी मानी जाएगी, प्रहसन जैसा माना जाएगा। कोरोना से पहले हम लोग तैयार, चलो एक बार आया महामारी, दूसरी बार आई, त्रासदी के तौर पर। अगर वो तीसरी बार भी आ जा रही है और हम सुरक्षा के इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रहसन ही बदल जाता है। इस तरह ये जीवन के प्रत्येक, चाहे व्यक्तिगत जीवन का उत्थान की बात हो कि व्यक्तिगत जीवन में हम अपने देखें, या किसी राष्ट्र के नीतियों के बारे में देखें। श्रीलंका हमारे सामने है, पाकिस्तान हमारे सामने है, धर्म आधारित। अगर वो इतिहास ने पहली बार बंटवारा हुआ, धर्म सबक नहीं सीखा, दूसरी बार बंटवारा हुआ, बांग्लादेश बना, और तीसरा फिर जब अभी इमरान खान जी ने स्टेटमेंट दिया है कि 3 टुकड़ों में बढ़ सकता है, तो ये प्रहसन ही होगा कि उसने कोई सबक नहीं सीखा। तो इस तरह पूरी दुनिया में इस तरह के अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। और ये कब होता है? जब आप इतिहास से सबक नहीं लेते हैं। अगर आपने इतिहास सबक नहीं लिया और अपने में बदलाव नहीं किया, तब यह प्रहसन के तौर पर आ जाता है।
कह सकते हैं। ठीक, यहां तक तो ठीक है भाई, जब आप यहां पे आ रहे हो तो आप कह दो कि नहीं नहीं ये दुखदायी बात है, लेकिन फिर भी आप नहीं हुआ तो ये स्थिति आ जाती है। तो इस तरह अलग अलग चीजों के व्याख्याओं के आधार पर अलग अलग उदाहरणों से, और निष्कर्ष में जरूर पॉजिटिव देना चाहिए कि इससे बचने के लिए निष्कर्ष में जरूर आएगा कि हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते वो नष्ट हो जाते हैं। इस तरह व्याख्या करके भी पॉजिटिव तरीके से निष्कर्ष लिखना चाहिए। अब आते हैं इसके 8वें और अंतिम निबंध पर। सर्वोत्तम कारण प्रणालियों से बेहतर कारण प्रणालियां भी होती हैं। बेहतर कारण, सर्वोत्तम, बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, और बेटर मतलब, बेटर का हमेशा अर्थ होता है पहले से बेहतर। तो बेहतर, पहले से कुछ अच्छा हो। अब ये जो प्रश्न है ये उस विरोधाभास को दर्शाता है कि जो अपने में बदलाव नहीं लाना चाहते, एक बेस्ट तकनीक मान ली, आप उसी का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। ये एक तरह से रूढ़िवादिता को दर्शाता है, जबकि जब बेहतर, परफेक्शन, वो धीरे धीरे होता रहता है। एक आपने कोई चीज की, उससे आपने उससे बेहतर किया, फिर उससे आपने बेहतर करने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं कि मान लो कोई आपने किसी विषय को समझा, अगर आपने मान लो ये समझा कि इस चैप्टर को जो पृथ्वी के जितने महासागरीय धाराएं हैं उनको आपने एक तो समझ लिया कि बेस्ट तरीका यही है कि आपने मैप बना के सीख लिया उसको। दूसरा तरीका ये कि अब आपने बेस्ट तरीका आपको लग गया और आज से 10 साल पहले वो बेस्ट तरीका माना जाता था। लेकिन आज के दौर में माना गया कि जो चित्र के बजाय अगर आपने विजुअल देख लिया उसका, उससे और बेहतर हो गया। किसी ने तकनीक खोज कर लिया कि चलो हम इसको हाथ से पूरा मैप बना डाले तो उससे भी अच्छा होगा। इसलिए आप कहते हैं ना कि निरंतर बदलते रहने की प्रक्रिया होता है। तो इसको हम लोग, इस प्रश्न की जब ये व्याख्या में आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को दो चीजों की तुलना करनी पड़ेगी। एक तरफ आएगा सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम प्रणाली, दूसरी तरफ है बेहतर। अब जो सर्वोत्तम प्रणाली से हम मानते हैं वह निरंतर बेहतर होती व्यवस्था का निष्कर्ष होता है। आज इसको हम सर्वोत्तम कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है एकदम बेहतर बनता, फिर हमने निष्कर्ष के तौर पे मान लिया। इसमें क्या होगा, इसमें कार्य करना आसान होता है। सर्वोत्तम मिल गया, आप उस हिसाब से काम कर रहे हो पूरा। इसमें क्या होता है, फिर इसमें तनाव या फिर क्या करें क्या ना करें, इस तरह से प्रश्न बचाता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या है, इसमें परिवर्तन नहीं हो पाता। जब आपने सर्वोत्तम मान लिया तो ये, जैसे हम लोग ज्ञान का मान लें, जिस दिन टीचर ये ज्ञान मान लेता है कि जो ज्ञान था सर्वोत्तम ज्ञान मुझे मिल गया है, अब मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो टीचर नहीं रह जाता, वो धीरे धीरे परा हुआ। जो विद्यार्थी मानता है कि मैंने सब ज्ञान प्राप्त कर लिया, सर्वोत्तम ज्ञान मिल गया, मुझे अब ज्ञान में अपडेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी दिक्कत आती है। अब बेहतर प्रणालियां क्या है, इसी का हुआ है, जो निरंतर स्वयं को बेहतर करना या परिमार्जित करना। कैसे परिमार्जित, समय और स्थान के अनुसार, क्योंकि बेटर का मतलब होता है पहले से बेहतर। और बहुत हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक जी की किताब है चरैवेति चरैवेति, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है हर काम को आप करें, उस काम को अगली बार करते समय उसमें बेहतर करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। बहुत जगह ये लाइनें कही गई हैं, कोई भी आप काम करें दोबारा करें, सोचेंगे तो आप ये मिलेगा इससे बेहतर भी किया सकता है,
आप इसका उदाहरण हम लोग अलग अलग ढंग से देखते हैं। हम लोग हरियर बुक्का, पोलवार्ड, बासले कुत्र, हम लोग बचपन में छोटे थे तो हैरान हो जाते थे, हर 2 महीने के बाद हरियर बुक्का ने अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर अपने बनाए रिकॉर्ड तोड़ना खेलों में अक्सर मिलता है। आप यूपीएससी के रिजल्ट में देख सकते हैं कि लगातार वो बेहतर, तो हर तक ये मनुष्य का स्वभाव है बेहतर करना। इसीलिए एक अरस्तु की लाइन है, संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना। इस पे इन सब विषयों पे डॉक्टर अतुल मिश्रा जो यूट्यूब चैनल अलग से है, उसमें ये इन सब विषयों पे अलग अलग लेक्चर्स हैं। वो तो उसमें क्या था, संभावनाओं को वास्तविकता में बदलना विकास कहलाता है। तो मैं संभावना हमेशा रहेगी हर स्थिति में। अगर आपने जब 10वीं पास की तो संभावना 12वीं पास, जैसे 12वीं पास करोगे संभावना बीए करने की। हर स्थिति में नई संभावनाओं का जन्म होता है, और यही जो संभावनाएं हैं यह आपको बेहतर प्रणालियां देती जाती हैं। इसलिए इस निबंध में यह कहा गया है कि सर्वोत्तम प्रणाली से अच्छा है कि बेहतर प्रणालियां, क्योंकि इसमें गति है, इसमें विकास की संभावना है। ठीक, तो जो कहते ना कि वो जो रुक गया वो खत्म हो गया। तो जो होता है एक पूरी लाइन है, एक रास्ता है जिंदगी। ठीक, तो वो जिंदगी क्या है, जीवन के हर क्षेत्र में ये परिवर्तन की बात आती है। पहले शासन की बात आती थी, फिर सुशासन की बात आई, फिर नैतिक शासन की बात आई। हम बेहतर, अगर किसी ने मान लिया तो सुशासन है, यही सही है। हम लोग छोटे थे तो पहली बार गैस के आने की बात है तो हम लोग स्टोव ठीक है। अब गैस आ गई तो लगा यार बिना गैस से कैसे काम चलता। अब पाइप से गैस आ रही तो लगता है यार कि सिलेंडर लाने में कितना श्रम लगता था। आप बैंकिंग सिस्टम देख लें, खाते में जाके पैसे निकालना, और उसके आगे बढ़ते बढ़ते फिर एटीएम तक पहुंचे, आप चेकबुक तक पहुंचे, फिर एटीएम पहुंचे। अब तो कहीं नहीं जाना, अब तो ऑनलाइन मोबाइल पे ही पूरा हो। तो अगर हम उसी को सर्वोत्तम प्रणाली मान लिए होते तो बेहतर हो जाते। इसलिए कहता है कि नैतिकता भी क्या, समय स्थान के अनुसार जो बदलाव होता है प्रणालियां बेहतर करते थे। जो रुक जाते, धर्म की बहुत सारी बातें रुक जाती है। एक बेहतर प्रणाली मान ली, धर्म में ऐसा हो सकता है कि धर्म ने सिद्ध कर दिया कि 1-1.5 साल पहले इसमें ये सर्वोत्तम था, इसके बाद सर्वोत्तम नहीं आ सकता। इसलिए समय के साथ कदम ताल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जीवन को बेहतर बनाने के लिए जितनी प्रणालियां हैं सभी अपडेट होती है। यही आधुनिकता भी कहलाती है। मॉडर्न कौन, जो समय और स्थान के अनुसार स्वयं को बदलता रहे, उसे मॉडर्न कहा जाता है। तो इस तरह ये पूरे निबंध हमारे सामने आते हैं, और इन 8 निबंधों में से आपको 2 निबंध करने, बहुत संक्षेप में हम लोगों ने चर्चा की है इसकी, आपके साथ विचार विमर्श हुआ है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि बहुत विस्तार से कि निबंध पे और जाएं, लेकिन एक संकेत देने का प्रयास है कि इस तरह के निबंधों को किस तरह करेंगे। निबंध को करते समय जो उसका बाह्य और आंतरिक पक्ष जो शुरू में चर्चा की थी उसको ध्यान में रखते हुए फिर विचारों को एक क्रम में रखते हुए आप इस अच्छे निबंध को लिख सकते हैं। और अगर इसके अतिरिक्त कह सकते हैं कि निबंध के लिए अलग से ये संभव नहीं था कि पूरे निबंध एक साथ एक विषय पे बताए जाएं। अलग से क्लास में ऑनलाइन ऑफलाइन में वो विस्तार से निबंध की चर्चा होती है, उसमें लेखन शैली बताना, निबंधों की प्रैक्टिस कराना, वो प्रोसेस वो अलग से हो पाता है। तो और हम लोग इसको आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे इस लेक्चर को। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।